अजमल कसाब चाहे जब पकड़े गए थे, आप अजमल कसाब की बात मत कीजिए, एक व्यक्ति की बात मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इशरत जहाँ कौन थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने वो अहमदाबाद गई थी और आईबी ने ये रिपोर्ट की थी। उस समय कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, आईबी ने रिपोर्टिंग की थी कि आप अलर्ट हो जाइए गुजरात पुलिस को। ठीक है ना, एक सेकंड सुन लीजिए, मेरी बात पूरी कर लीजिए। आपने बहुत समय दिया। आईबी को अलर्ट, आईबी ने अलर्ट किया था, ठीक है ना, गुजरात पुलिस को अलर्ट किया था कि मोदी जी की हत्या के इरादे से 4 आतंकवादी जो है वो गुजरात में प्रवेश कर चुके हैं। इत्तेफाक से उन चारों को ट्रेस करके मुठभेड़ हुई, उनकी जान चली गई। आप जो है कहानी मत सुनाइए, आप मुद्दे की बात लाइन बता रहा हूँ। उस आतंकवादी को जो 4 मरे, मैं बता तो रहा हूँ, कहानी नहीं, मुद्दे की असली बात बता रहा हूँ। जानते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इशरत जहां के घर दूसरे दिन 1-1 लाख रुपए की इमदाद पहुंचाई थी। बताइए ये कैसे तय उन्होंने कर लिया कि ये आतंकवादी नहीं है? बाद में साबित भी हो गया कि वो आतंकवादी थी। कुछ होता कि नहीं, सबका समय किल मत कीजिए ना, आप सबका समय संप्रभुता से समझौता नहीं। हम कहते हैं समाजवादी पार्टी लड़े, सपा बसपा कांग्रेस जो आए सरकार अपना चलाए, जिस तरीके से जनता तय करती है कि अगला हम किसको दें, ठीक है, लेकिन देश की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रही बात बेरोजगारी, अभी मेरे भाई लोग कह रहे थे 7 सालों से 7-7.5 सालों से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, और इधर 4.5 सालों से 5 सालों से मान लीजिए इनकी योगी जी की सरकार है। तो इतने दिनों में बच्चे जो उस समय पैदा हुए रहे होंगे तो वो 7 साल से ज़्यादा के नहीं, इस कार्यकाल के बच्चे हैं ना। ये तो पहले के बच्चे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिन्होंने 65 साल सरकार चलाई थी। कहाँ से ये आज नौजवान हो गए जिनको हमने नौकरी नहीं दी? बात तो आप समझिए ना, ये बेरोजगार कहाँ से हो गए जिनको हमने नौकरी नहीं दी? मेरी सरकार आई, आप मोहलत तो दीजिए भाई साहब। ये कहने का मेरा मतलब कि ये सरकार भाजपा की, मेरी का मतलब कि मैं जनता हूँ। तो इसका मतलब कि जो लोग 65 साल में पैदा हुए हैं उनको नौकरी देने नहीं तो मैं कह रहा हूं, जब आप मोहलत देंगे तब उनको नौकरी देने की जिम्मेदारी, इसका मतलब अभी कांग्रेस को दे दी जाए। बुजुर्ग हो चुके हैं, वो तो बुजुर्ग हो चुके हैं। मतलब एक सरकार दी जाए। नहीं 65 साल जो 20 साल में पैदा हुआ है, सन 2000 में जो पैदा हुआ है, उस समय चूंकि भाजपा की सरकार नहीं थी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय, मान लीजिए अगर मनमोहन सिंह थे तो मनमोहन सिंह को एक सरकार दे दी जाए कि भाई नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मेरा मतलब ये है, तो भारत का प्रधानमंत्री है वो। भाई उस बेरोजगारी से मोदी जी को क्यों ठहरा रहे हैं? आप कुछ देखना, आपका अपना सब बोलिए, आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है जो आपका डिसीजन करेगा? वोट आप किस पर करेंगे? हम तो प्रभु श्री राम के नाम पे करेंगे वोट, और उन्हीं को वोट देंगे भी। एक ही मुद्दा, बस एक ही मुद्दा, रामनगरी। ये मुद्दा छोटा है, एक ही मुद्दा एक ही नाम। कश्मीर वाला मुद्दा छोटा था, उससे बड़ा मुद्दा है अभी, और इससे बड़ा मुद्दा आएगा, है ना। मुद्दे पे मत जाइए, वोट दीजिए, राष्ट्र के लिए वोट दीजिए, देश के लिए वोट। राष्ट्र के नाम पर वोट है आपका? वोट राष्ट्र के नाम पर हमारा भी वोट है, हमारा भी राष्ट्र के नाम वोट है। तो सब लोगों का जहाँ राष्ट्र के नाम पर वोट है, क्या मुद्दे और रहेंगे आप? देखिए, एक मेरा और मुद्दे की बात मैं नहीं करूंगा, मैंने फिर वही कहा कि बेरोजगारी, ये सारी मुद्दे हैं, वो कोई भी सरकार हो। एक और चीज़ रहता है, परिवारवाद का इल्ज़ाम हमेशा लगता है, तो मेरा तो अपना व्यक्तिगत है, हो सकता है कि आपको लगे कि बेवकूफ़ी वाली बात है, मगर जितनी बार जितने लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे उनके अपने अपने लोग समेटते जाएंगे। इससे तो देश का अहित हो रहा है ना साहब। आप बन जाए तो आपके भाई भौजाई भतीजे चाचा बाबा वो अरबों कमाएंगे। फिर दूसरा, तो मुझे लगता है इस जगह पर परिवारवाद तो ठीक है, कम से कम एक परिवार कितना 2 लाख 10 लाख 10 करोड़ 20 करोड़ कमा के रखे, जनता की सोचेगा। ऐसा सोच रहा है क्या? ऐसा सोच रहा है क्या आपको? जो परिवार के लोग हैं, जिनके परिवार सत्ता में हैं, वो खूब पैसा कमाए हैं, उसके बाद भी क्या पैसा कमाना रुक गया क्या? ऐसा है ही नहीं। भाजपा की सरकार में मोदी का कोई परिवार नहीं, होगी कोई परिवार। बात परिवार की हो रही थी, शायद वो सपा की ओर इशारा कर रहे थे, कांग्रेस की ओर। तो क्या पैसा कमाने का रुक जाता है क्या इससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार चाहे जिसकी हो। नहीं, मेरा ये कहना है कि वर्तमान सरकार में 2 ही 4 परिवारों ने पैसे ज़्यादा कमाए, जैसे रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, इस तरह के ही लोगों ने सारे काम ले लिए और एक पूंजीवादी व्यवस्था समाज में उत्पन्न हो गई, जिससे समाज में एक गरीब का तबका और एक अमीर के तबके में जो भाईचारा था वो समाप्त हो गया। और
साथ ही साथ वर्तमान सरकार द्वारा पढ़ाई पर बड़ा जोर नहीं दिया गया, जिस पे बीजेपी के ही रघुराम राजन का वक्तव्य मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है, आने वाली पीढ़ियां कम समझदार होंगी। तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि कोरोना 2 फीट दूर गज की दूरी की पढ़ाई की बात होती है। हर विद्यालय के पास बहुत सी बड़ी फील्ड हुआ करती है और वहाँ दूरी को मेंटेन करके पढ़ाई चालू की जा सकती थी। इस पर वर्तमान सरकार ने ध्यान नहीं दिया और आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ाई से, ज्ञान से बाधित हो गई। और भाई साहब देखिए, परिवारवाद की नींव जो है वो नेहरू ने रखी। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी जब चले गए तो फिर राहुल गांधी आ गए, सोनिया गांधी अध्यक्ष बन गई, फिर वही प्रणाली सपा में चली आई। पहले मुलायम सिंह यादव आए, फिर शिवपाल सिंह यादव आए, फिर रामपाल यादव, रामगोपाल यादव चले आए। अब उसमें देखिए अक्षय प्रताप यादव आ गए, तेज प्रताप यादव आ गए, डिम्पल यादव आ गई। तो क्या ये एक परिवार से चलेगा देश? जो आदमी लायक हो उसको आगे बढ़ाइए। एक चाय पीने वाला आदमी आज उसने पूरे विश्व में ये तय कर दिया है कि पूरा विश्व कहता है, आज यूक्रेन कहता है कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा नेता है जो हमको संभाल सकता है, जो हमको सेव कर सकता है, वो है नरेंद्र दामोदर मोदी। तो हमको इस पर रहना चाहिए ना। आखिर 7 सालों में क्या बदल गया जो 70 सालों में नहीं बदला? एक देश इतना शक्तिशाली हो गया कि पूरा विश्व कहता है कि अगर मोदी इधर घूम जाएगा उधर पूरा विश्व घूम जाएगा। हमने 125 करोड़ यानी लगभग 100 कंट्रियों के बराबर वैक्सीनेशन पूरे भारत में कर डाला और पूरा विश्व कहता था कि हमको वैक्सीन दीजिए, हम लगाएंगे। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ भारत में आ गई? वही वैज्ञानिक यहाँ थे जो 70 साल पहले थे। लगभग 100 साइंटिस्ट हमारे ऐसे मर गए जिनका आज तक पता ही नहीं चला वो कैसे मर गए, क्योंकि इस देश की सरकारें चाहती थी कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ का निर्माण ना हो जो हमको दूसरे से खरीदना पड़ जाए। वो चाहती थी हम खरीद कर इस देश का पेट भरता रहें, क्योंकि वहाँ पे 100 का सामान हम लाएंगे 500 में बेच देंगे यहाँ पर। लेकिन आज वही वैक्सीन जो 200 रुपए की है वो सबको मिली है। उसके लिए ना किसी ने 1 रुपये दिया है, ना किसी ने 1 रुपये खर्चा किया है। मैं एक बात और भी कहता हूँ, हर सरकार की एक नीयत होती है। राजीव गांधी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जब इस देश में 1 रुपये भेजते हैं सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा खा लिया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री हमने प्रॉब्लम बताने के लिए बनाया है, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते हैं? जब इस देश का एक चाय पीने वाला प्रधानमंत्री आया तो उसने कहा कि सबके अकाउंट खोल दिए जाए, जीरो अकाउंट। और अब सारे पैसे जब सब्सिडी का 2000 रुपये वहाँ से चलता है तो 2000 का 2000 रुपये अकाउंट में पैसे में जाता है गरीबों के खाते में। ना कोई प्रधान खाता है, ना कोई सेक्रेटरी खाता है, ना कोई एसडीएम खाता है, ना कोई एडीएम खाता है। तो ये नीयत है सरकार की। और सारी सरकारों की नीयत ये थी कि बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो, 100 करोड़ के महल बनाओ, उसके बाद 500 करोड़ का सफाई महोत्सव कराओ। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं दिया भाई साहब? नहीं, सिस्टम कांग्रेस ने बहुत अच्छा दिया। जब देश के पास कुछ नहीं था तब कांग्रेस ने आज इस विकास के दौर में क्या नहीं बनाया? यूनिवर्सिटियाँ बनवाई, बाईपास बनवाया। फैजाबाद अयोध्या का पहला बाईपास कांग्रेस की देन। अवधि कह रहे हैं कि 100 रुपये वाला 15 पैसे में बनवाया, 85 पैसा हड़प गए। नहीं, ये इनका कहना ही गलत है। इस चीज़ को देखते हुए आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बीजेपी में अमित शाह के लड़के इतना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। क्यों? अमित शाह का ही लड़का चाइना से व्यापार करता है। हम चाइना के खिलाफ झाड़लर और जनता मना कर दे, उनका सामान ना खरीदे, उनका बाइस कर। सरकार उनसे पटेल की मूर्ति चाइना से बनवाती है। क्यों? ऐसा क्या है? बन रही है तो बनवा रहे हैं। नहीं, चाइना में बन रही है, क्या अपने देश में नहीं बन सकती? हमारे देश में इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं कि वो मूर्ति यहाँ बन सकती है। डिजाइन तो यही किया गया। भाई साहब ऐसा नहीं कि उस पर किसी की राय नहीं लगी मूर्ति बनाने। इसमें बहुत सारे आए, प्राइवेट कंपनियां आई, बहुत सारी फर्म आई। उसमें एक ऐसी कंपनी आई जो सबसे कम दाम में उसको बनाने के लिए तैयार थी, इसलिए उस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे दिया गया। नहीं, ऐसी बात है। उससे भी कम दामों में हमारे यहाँ बन सकता है। जिस प्रकार आज रेल को अडानी जी की मोहर लग के चल रही है, जबकि रेलवे हमेशा फायदे में रहने वाली संस्था है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो फायदे में रही और उसको बेच दिया गया, निजीकरण किया। आज जनता निजीकरण के खिलाफ वोट करेगी। इस चुनाव के मुद्दे में निजीकरण नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा, जो कि विश्व की नेता हुआ करती थी, पूरा विश्व इंदिरा गांधी की तारीफ किया करता था। आज आप एक मोदी जी की बात करते हैं, जहां देश को आत्मनिर्भर, कृषि के लिए अन्न से आत्मनिर्भर बना दिया। नहीं तो देश को अन्न अमेरिका से खरीदना पड़ता था। आज कृषि की क्रांति लाई और हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। श्वेत क्रांति लाई, जिसकी हमारे देश के बहुत वैज्ञानिकों का काम था, जिसके साथ कांग्रेस ने समाज को बात को ये मान नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, बात नीयत की होती है। 70 साल राज जिसने किया काम तो वही करेगा।
और कौन करेगा? क्या भाजपा काम करती? और रही बात इसकी कि परमाणु परीक्षण, भारत की क्षमता काजनी कब से थी? वो आप जानते हैं इंदिरा गांधी के समय से थी, लेकिन भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बन पा रहा था क्योंकि नीयत की कमी थी। जब नीयत हुई तो भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बना, और आज भी इस स्थिति में है। पूरा विश्व में कोई आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है हमसे। जो भी देखता है वो सम्मान से देखता है। ये नीयत है, ये ईमानदारी है सरकार की, वरना मरी सरकार की मालूम पड़ा किसी ने मार लिया और ज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्रिकेट बंद कर रहे हैं। ऐसी सरकार है कि बम विस्फोट हुआ, पाकिस्तानी आके हमला कर गए तो क्रिकेट बंद कर दिया हमने, इस्लामाबाद में एक ज्ञापन दे दिया, मीटिंग बंद कर दी। ये नहीं, ये सरकार ऐसी है कि मारोगे तो घुस के मारेंगे, फिर देखते हैं कहाँ जाते हो। नहीं, देखिए बहुत बड़ा बात है। माननीय इंदिरा गांधी जी जैसी प्रधानमंत्री, जिसकी विश्व की विदेश की राजनीति में भारत का डंका बचा करता था, और सबसे बड़ा, अरे राहुल, आप एक मिनट की बात भी कर लें। सुनिए, सबसे बड़ा इंदिरा गांधी की राजनीति की बात तो भाई नेहरू और इंदिरा गांधी का उस समय डंका बजता था, आज तो मोदी जी नहीं, मोदी जी के डंके की बात है। ये बात तब की कर रहे हैं जब ये भी नहीं पैदा हुए थे, मैं भी नहीं पैदा हुआ। नहीं, श्रीमती, एक मिनट, श्रीमती इंदिरा गांधी दी तो कौन करेगा? आप समर्पण बांग्लादेश का पाकिस्तान के युद्ध में कराया था, जो हमारे देश के सैनिकों का सम्मान बढ़ाता है। हमारी देश की शक्ति की बात करते हैं, कम अच्छे वेपन उस वक्त नहीं उपलब्ध थे, उसके बाद भी हमारे देश ने बड़ी वीर अब्दुल हमीद जैसे वीर योद्धा ने पैटर्न टैंक को गिरा दिया और पाकिस्तान का युद्ध जीता। ये कैसे कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार कमजोर थी? कांग्रेस की सरकार हमेशा साफ नीयत से काम करती थी। कांग्रेस की सरकार इतनी मजबूत थी कि भारत के कोई शहर ऐसा नहीं बसता था जहां पे बम विस्फोट ना होते हों, जहां पे ये सूचना ना लिखी जाती हो कि कृपया इस स्थान पे भीड़ ना लगाए, नहीं तो यहाँ पे बम विस्फोट हो जाएगा। और मोदी गवर्नमेंट के बाद आप कोई भारत का एक स्थान बता दीजिए कश्मीर के बाद जहां पर एक सिंगल बम विस्फोट हुआ हो। आज तक कोई बम विस्फोट नहीं हुआ। कांग्रेस की सारी आईबी इंटेलिजेंस सब फेल था, क्योंकि वो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। वही लोग आतंकियों को आश्रय देते थे, फिर वही लोग विस्फोट करते थे, फिर वो पाकिस्तान से लड़ते थे। एक 2 कौड़ी का देश भारत के प्रधानमंत्री को ये कहता था कि इस देश का प्रधानमंत्री तो देहाती औरतों की तरह बात करता है, और वही देश को आज प्रधानमंत्री ने भिखारी बना दिया है। वो सबके सामने कटोरा लेके घूम रहा है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का भी डंका बजता था। इतना डंका बजता था कि जिसका दुष्परिणाम आज तक देश की जनता भोग रही है भाई साहब, है ना। और अक्साई चीन, पीओके, इसका सीधा सा उदाहरण है। 80,000 वर्ग किलोमीटर जमीन इन्होंने गिफ्ट में दान कर दी। भाई साहब ने बताया, वकील साहब ने, हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने आत्मसमर्पण करा दिया और उनको भी प्यार मोहब्बत से बिरयानी खिला करके वापस भी कर दिया गया, है ना, साथ में। तो ये देखिए, वो हम ये नहीं कहते, ठीक है कांग्रेस की सरकार थी, हम उसको, उन्होंने जिस तरह चलाया वो आज उसी का तो दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। देश की जनता ना समझ रही होती तो आज उनको सत्ता से बेदखल ना कर देती, और उनका ये दिन ना, उनको ये दुर्दिन ना देखना पड़ता। इनके जो वर्तमान में नेता हैं, जिनके हाथों में कमान है, माता जी और उनके सुपुत्र जी, जो आलू डालेंगे और इधर से सोना निकालेंगे, तो इस देश में कहाँ बेरोजगारी है? आप बता दीजिए। हमारे बड़े भाई जो हैं ये यही बता दें कि आलू किधर से डाला जाएगा, अब वो कौन सा आलू? देखिए सबसे बड़ी बात है, आज हमारा युवा जो पढ़ा लिखा युवा है, उस पे रोजगार के लिए जब वो रोजगार मांगने जाता है तो इलाहाबाद जैसी घटना होती है और लाठीचार्ज होता है। क्या हमारा देश का पढ़ा लिखा विद्वान पकौड़ा थोड़ी तलेगा? भाई, भजिया तलने से देश नहीं चलेगा। जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा काम मिलना चाहिए हर देश में, और हर आदमी। आज क्या व्यक्त की आज़ादी नहीं हो पा रही है, कोई बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कांग्रेस के समय से लेकर आज भी माननीय प्रियंका गांधी जी ने जहाँ भी लखीमपुर खीरी रहा हो, जहाँ भी अन्याय हुआ, वहाँ उन्होंने आंदोलन में गई और उन्होंने उस बातों को उठाया। हजारों जगह अन्याय हुआ। भाई, ये किसानों वाला मामला तो बड़ा गंभीर है, गाड़ी चढ़ा दिया। मैं पहले बता रहा हूँ, बड़े भाई कहते हैं जिसकी जैसी योग्यता हो उसको काम मिले। पढ़ा लिखा आदमी भजिया नहीं तलेगा,
ये इनका कहना है, लेकिन एक अयोग्य व्यक्ति को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये इनका संस्कार है। एक चिंटू पिंटू को ला के 15 साल से रगड़ रहे हैं, ये 15 साल से ये रगड़ रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री ही बना रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, वो पता नहीं कहाँ है ससुरा। देखिए, आप भाई साहब ने बताया रोजगार की बड़ी कमी है। आप नीरज जी हैं, इनकी चाय की दुकान है, आप जाके पूछिए, वो भी पकौड़े और चाय का उनका व्यवसाय है। किसी से कम नहीं कमाते, सरकारी नौकरी वाले से ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, 5 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने दी। ठीक है, आप बताइए, पहले कांग्रेस सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, रेट लिस्ट निकलती थी कि लेखपाल के लिए इतना रुपए देना पड़ेगा, और बीडी आप बताइए डॉक्टर के लिए इतना रुपए देना पड़ेगा। आज की सरकार में योग्यता अनुसार उनको नियुक्त किया जाता है। ये अंतर है पहले की सरकार में और अब की सरकार में। कुछ आप भी कहने आए। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में ये है, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। ये सर बेरोजगारी मैं जानना चाहता हूँ कि ये बेरोजगारी और महंगाई एक्चुअल है कहाँ पे। एक आज की डेट में एक मजदूर को ढूंढने जाओ, उससे को भैया काम करोगे, वो पूछता, इंटरव्यू लेता है उसका, कैसे कराओगे, ऊपर कराओगे, नीचे कराओगे, दाएं कराओगे, बाएं कराओगे, ये नहीं करेंगे। वो करना कुछ चाहते नहीं हो तो बेरोजगारी कैसे। अच्छा एक चीज़, दूसरी चीज़ हमको ये बताइए, हमारी इनकम 500 रुपये से बढ़ के 20,000 हो गई, लेकिन हम सरसों का तेल 30 रुपये में ही चाहते हैं। काहे चाहते हो भाई, सरसों का तेल 30 में ही कहा चाहते हो? क्या ये फैजाबाद? आप कौन सा काम करते हैं कि आपकी इनकम 500 से 20,000 हो गई? बिल्कुल हो गई, हम कार्ड का और शादी पेपर काम करते हैं। 500 से 20,000 हो गई आपकी इनकम 7 साल में? सुनिए, बिल्कुल हुई। हम आज से पहले पैदल चलते थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कार्ड, शादी कार्ड में हर साल इंक्रीमेंट होता है सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ 500 से 20,000 की इनकम, इतना मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये फैजाबाद का पहले ऐसे फैजाबाद था क्या? ये लोग कार्ड घूमते थे, कार से घूमते थे, ये पान दोहरा 20 रुपए की सिगरेट पीते थे। मैं किसान की बात पर नहीं जाऊंगा, वहाँ पोटिएगा वहाँ पलटूंगा। तो आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते रहिए, और सरसों का तेल 30 में चाहिए, राशन फ्री चाहिए, गाड़ी फ्री चाहिए, सरकार की सारी सुविधा फ्री चाहिए, लेकिन फिर क्या चाहिए? तो महंगाई कहाँ से आएगी? सरकार तो फ्री बांट रही भाई, राशन भी बांट रही है, शौचालय भी बांट रही है, मकान भी। अगर सरकार फ्री बांट रही, शौचालय बांट रही, कहा है रसोई गैस का सिलेंडर भी देंगे। रसोई गैस सिलेंडर भी तो कहाँ से देगी? वो टैक्स लेके तो देगी, वो टैक्स लेके। सरकार तो इसका समर्थन कर रही है फ्री देने का। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं हुआ। जितने भाई बैठे हैं, आप बताओ किसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं हुआ? सबके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे खाते पीते हैं, पान मसाला दोहरा सिगरेट पान मसाली सब करते हैं, तो आप महंगाई क्या करते हो? और रही बात बेरोजगारी की, तो सरकार के पास लिमिटेड सीटें हैं सरकार को भर्ती करने की। क्या मतलब जितने MA BA कर लोगे सबको नौकरी नहीं मिल सकती? सबको नौकरी नहीं मिल सकती, उसकी एक कैपेसिटी है, सरकार की गवर्नमेंट जॉब की एक कैपेसिटी है, कितने लोगों को ही मिलेगी। और यहाँ पे हिंदुस्तान में लगभग मैं 90% कह सकता हूँ कि MA BA करने वाले वो जीरो होते हैं, उन्हें कुछ आता ही नहीं है, उन्हें ये नहीं पता देश की इकोनॉमी क्या व्यवस्था क्या। उन्हें ये पूछ लो कि रूस का युद्ध यूक्रेन के साथ क्यों हो रहा है, 90% लोगों को नहीं पता होगा क्यों हो रहा है। मतलब शिक्षा व्यवस्था बड़ी खराब है देश की, देश की शिक्षा व्यवस्था बड़ी खराब है। वो कह रहे हैं कि सारे लोग अयोग्य पैदा हो रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। भाई साहब कैसे मान ले शिक्षा की व्यवस्था खराब है? हमारे नासा के ज़्यादातर साइंटिस्ट हमारे भारत के हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि 90% लोगों को ये भी नहीं पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है, अनपढ़ है, सब अयोग्य लोग। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से अब हर आदमी हर व्यक्ति जानता है कहाँ पर क्या हो रहा है, रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है। और इस देश में पूरे विश्व से ज़्यादा मोबाइल अब भारत में यूज हो रहा है। जो डाटा हम लोग, आप पहले सोचिए 2 GB डाटा पूरे महीने के जितने दाम में मिलता था, अब एक दिन में उतने दाम में मिल रहा है। हम पूरे महीने का डाटा जो है वो 200 रुपये में 2 GB डाटा हम पूरे महीने चला रहे हैं। तो सोशल मीडिया की एक क्रांति आई है, सबको सब जानकारियाँ तुरंत मिल जाती हैं। आज यहाँ पर क्या हो रहा है कोई न्यूज़ नहीं देखता है, हर आदमी सोशल मीडिया चेक करता है, वहाँ पर सारी न्यूज़ उसको मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था खराब रखी है आप लोगों ने? नहीं, कांग्रेस के समय में शिक्षा व्यवस्था अच्छी रही। रघुराम राजन की बात मैं फिर से कहूँगा, रघुराम राजन जी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने विद्यालय बंद करके जो बड़ी भूल की थी, उसके कारण आज हमारे आने वाली पीढ़ी कम समझदार होगी। ये बीजेपी के गवर्नर रहे, RBI के, उनका ये कथन था। और टोल प्लाजा की व्यवस्था, जितना ज़्यादा टैक्स इस सरकार में लगा दिया कि जनता उस टोल टैक्स के
बोझ से दब गई। आपका अगर फास्ट टैग है उसमें पैसा कम है तो पेनाल्टी होगी और रोड आगे गड़बड़ है। हम गाड़ी खरीदते हैं, आप वहाँ हमसे रोड टैक्स ले लेते हैं। संविधान में ये अधिकार हमको प्राप्त है कि एक चीज़ का 4 टैक्स नहीं लिया जा सकता, 4 बार या 2 बार या 3 बार दोबारा। और फिर आप टोल प्लाजा में पेनाल्टी भी लेते हैं और रोड भी उतनी अच्छी नहीं, रोड भी नहीं अच्छी। और साथ ही साथ का लखनऊ जाइए, देखिए आगे गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़। आप कह रहे हैं कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, इनके युवराज कितना पढ़े लिखे हैं। सुनो, इनके युवराज कितने पढ़े हैं कांग्रेस शासन में आपको मालूम है? इनके सारे मंत्रियों के, सारे नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़े हैं और इनके युवराज तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ के आए हैं। वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि आलू से सोना बनाने की मशीन निकालते हैं। क्या आपको क्या लगता है, आप तो थोड़ा इस एज से है, आपने कांग्रेस को भी देखा है और वर्तमान सरकार को भी, कैसा लगता है दोनों में? हमें तो भाई बीजेपी बहुत अच्छी लगती है, इसी में गुंडा राज नहीं है। दूसरी बात, सब बहन बेटियां जो है सब सुरक्षित हैं। और दूसरी बात, गरीबों को इन्होंने बहुत ही राशन बांटा, यहाँ तक कि पूरी और सब्जी बनवा के बाईपास पे भिजवाया कि सब लोग खाएं। और ट्रक लद के जाता था, सब लोग खाते थे, गरीब लोग जो उधर से भूखे गुजरते थे। मोदी जी का बहुत ही हम लोग एहसानमंद हैं और उनकी वजह से हमारे देश की आधी जनता की जान बच गई, नहीं तो ये हिंदुस्तान आधा रह जाता, आधा ख़त्म हो जाता। उन्होंने इतना ध्यान रखा अपने हिंदुस्तान का। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहस आखिरी दौर में है। शुरुआत जिससे हुई थी रोड शो, मैं एक बता दूं, भाई साहब एक मिनट सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूँ। बात शुरू हुई थी रोड शो से। रोड शो में ही एक चरित्र दिखाई पड़ा हर पार्टी का। 2 दिन रोड शो रहा भाजपा का। एक बार योगी आदित्यनाथ निकले, एक बार अपर्णा यादव, रविकिशन जी निकले, कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई। एक बार अखिलेश यादव निकले, एक शिक्षिका को पीट पाट के अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये चरित्र है, ये चरित्र है विपक्षी पार्टियों का। ये उद्दंडता कि एक महिला जो पढ़ा के वापस आ रही थी अपने स्कूल से, उसको इस तरह पीट दिया कि उसका हाथ और टूट गया, वो जाके एडमिट हो गई। ये चरित्र है इनका। रोड शो इसीलिए आवश्यक है, कम से कम 4 चरित्र चेहरा दिखाई पड़े। जब योगी का रोड शो हुआ तो उस समय पूरा शहर भगवामय हो गया था और पूरा शहर भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम से गुंजयमान हो गया था। लेकिन जिस दिन इनका रोड शो हुआ उस दिन सैफई में नाच देखने वाले के जय अखिलेश हो रहा था। ये कहाँ की मानवता है भाई? आप किसी की जय करने से पहले उसका चरित्र देखेंगे या नहीं देखेंगे, उसकी पात्रता देखेंगे या नहीं देखेंगे? ठीक है, बहुत अच्छी चर्चा रही। मुझे लगता है कि हम लोगों ने कई सारे मुद्दों को टच किया है और अब सब लोग निश्चित कर चुके हैं कि उनका मत कहाँ रहेगा, किस तरीके से लोग अपनी वोटिंग करेंगे। इस चर्चा में आप सब लोग शामिल हुए, बहुत सारे लोगों से बात हुई। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों से बात नहीं हो पाई होगी, तो फिर अगले चर्चा करेंगे। ये इस तरह की चर्चाएँ चलती रहेंगी। धन्यवाद। अयोध्या संवाद के लिए अखिलेश तिवारी।